नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। ऑक्सीजन युक्त 16 बेड के कोविड केयर सेंटर का रीवा आईजी उमेश जोगा ने किया शुभारंभ। 6 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। होमगार्ड कर्मचारियों में असंतोष, 2 महीने घर में बैठे रहने का जारी हुआ फरमान। खबरें अब विस्तार से। रीवा में ऑक्सीजन युक्त 16 बिस्तर वाले कोविड सेंटर का आईजी उमेश जोगा ने किया उद्घाटन। महानिदेशक के निर्देश पर रीवा संभाग के 4 जिलों में किया गया कोविड सेंटर का शुभारंभ। रीवा पुलिस लाइन में स्थित सामुदायिक भवन को आज कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया। सामुदायिक भवन में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ऑक्सीजन युक्त 16 बेड वाला कोविड केयर सेंटर की आज शुरुआत की गई। कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह में रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं डीएसपी यातायात मनोज वर्मा उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद आई दूसरी लहर ने सबको हिलाकर रख दिया। प्रदेश में भी कोरोना वायरस के फैले संक्रमण ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कईयों की जानें भी चली गईं। और अब संक्रमण के मद्देनजर सरकार और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज रीवा में पुलिस विभाग के लिए पुलिस लाइन में ऑक्सीजन युक्त 16 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, जहां डॉक्टरों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमित होने वाले पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। पुलिस लाइन में स्थित सामुदायिक भवन में पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए ऑक्सीजन युक्त 16 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए आईजी उमेश जोगा ने बताया कि डॉक्टर और विशेषज्ञों के द्वारा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी घातक भी हो सकती है और लोगों को सावधानी बरतने के अलावा चिकित्सा सुविधाओं को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का सुझाव दिया गया। मध्य प्रदेश के महानिदेशक विवेक जौहरी के द्वारा रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा को रीवा संभाग के 4 जिलों में कोविड केयर सेंटर खोले जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आईजी उमेश जोगा ने पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संभाग के सतना, सीधी, सिंगरौली सहित रीवा जिले के एमपी से चर्चा की गई और रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के सहयोग से पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में ऑक्सीजन युक्त 16 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर में नर्सिंग स्टाफ को रखा गया है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी समय समय पर निरीक्षण करने आएगी। प्रस्तुत है रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा से प्राप्त जानकारी के अंश। बेड का 16 ऑक्सीजन युक्त बेड का शुभारंभ किया गया है। क्या पूरा उद्देश्य सर कैसे ये संचालित किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि ये चिकित्सक के जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और पत्रकार सब लोग से जानकारी दे रहे हैं कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर का भी होने का संभावना है। और ये तीसरी लहर में क्या है, काफ़ी घातक हो सकता है और सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए और चिकित्सा सुविधा का उन्नयन करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक महोदय विवेक जौहरी साहब ने मुझे निर्देशित किया था कि आपके ज़िलों में जितने भी 4 ज़िले हैं रीवा जोन के, उसमें अपने कर्मचारी जो सुबह शाम करते हैं ये कोरोना का रोकने के लिए एनफोर्समेंट करते हैं, उनके और उनके परिवार के लिए ऐसा चिकित्सा सुविधा अपने पुलिस लाइन में या अन्य कोई जगह जहाँ पर सुविधा हो ताकि करें, ताकि मेन हॉस्पिटल में ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसको लेके मैंने मेरे 4 एसपी से डिस्कस किया था। 4 एसपीज ने इसमें आगे आके, मैं पुलिस अधीक्षक रीवा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसमें आगे बढ़ के, और डीआईजी रीवा अनिल कुशवाहा, इन दोनों ने मिलके और कलेक्टर साहब श्री इलैया राजा का सहयोग लेके, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर रीवा को। उन्होंने इन सभी विभागों को एक टीम वर्क से साथ करके कोरोना में जिस तरह से उन्होंने ये हासिल किया है इसके लिए, और साथ ही हमारा विभाग के लिए भी ये सहयोग उन्होंने किया है।
इससे क्या है कि हमारा कर्मचारी जो बाहर ड्यूटी में रहता है तो उसको मानसिक तनाव नहीं रहेगा कि अगर उसको कोई भी समस्या होगी या उनके परिवार को कुछ होगा तो यहाँ पर उसके लिए सुविधा है। देखभाल के लिए हम लोग पूरा व्यवस्था कर चुके हैं। इससे क्या है कि एक क्या कि कर्मचारियों के लिए सुविधा हो जाएगा, मगर इस सुविधा के हम लोग तो भगवान से यही कामना करता हूँ यहाँ पर इस जगह पे इवन हमने सुविधा बनाया किसी को आने की नौबत ना हो। सब लोग सावधानी बरतेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सबके लिए यही आशा है कि वो ठीक रहेगा। मगर क्या है अपने को तैयारियां तो करनी पड़ती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या करना है। तो इसी तात्पर्य में कोविड केयर हॉस्पिटल के बाद ये ऑक्सीजन, ये 16 बेड का ऑक्सीजन का सुविधा भी पुलिस अधीक्षक रीवा और डीआईजी रीवा ने और कलेक्टर के रीवा की मदद से ये स्थापित किया है। तो 24 आवर्स कौन कौन लोग यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे जो यहाँ पर उसके लिए भी व्यवस्था हो गया है, नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा और डॉक्टर्स का विजिट्स भी होते रहेगा। अगर कोई यहाँ पर पेशेंट्स अगर एडमिट है तो डॉक्टर का विजिट्स के लिए भी कलेक्टर साहब ने बता दिया है, उनसे बात हो गई है और यहाँ पर मेडिसिन का फैसिलिटी और ऑक्सीजन का फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से गए हड़ताल पर। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा 6 मई 2021 में अपनी 6 सूत्रीय मांगे पूरे प्रदेश एसोसिएशन द्वारा शासन के समक्ष रखी गई थी, किंतु मांगे पूरी न होने के कारण जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आज से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। हम आपको बता दें कि इसकी सूचना पूर्व में ही अधिष्ठाता एसएस मेडिकल कॉलेज को दे दी गई थी। जूनियर डॉक्टरों द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगे, जिसमें स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी, हर साल 6% की बेसिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, पीजी करने के बाद 1 साल की ग्रामीण बांड को कोविड ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमेटी बनाने तथा कोविड ड्यूटी करने वाले जूनियर डॉक्टरों के परिवारों को अलग से बेड आरक्षण की सुविधा, साथ ही डॉक्टरों को उचित सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि अगर सरकार अपने किए हुए वादों में से किसी भी वादे से मुकरती है तो हमारा पिछला समझौता पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा और नए सिरे से समझौते का दौर चालू होगा और हमारी पूर्ण मांगे जो हमको शुरुआती दौर में की गई थी, जब तक पूर्णतः मानी नहीं जाती हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा एवं पूरे प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज के कोई भी जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं जाएंगे। इस दौरान समाज में जो भी व्यवस्था होगी उसकी पूर्ण जिम्मेवारी शासन की होगी। वहीं जब इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सभी सीनियर डॉक्टर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे फिलहाल कोई अव्यवस्था जैसी स्थिति निर्मित नहीं है। वहीं इस समय कोविड मरीजों की संख्या भी कम होने के कारण स्थिति काबू में है। प्रस्तुत है एक झलकी सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। एसएसएमसी के रेजिडेंट्स यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम अपने जेडीए और जितने भी एमपी के जेडीए स्ट्राइक कर रही है, जो हमारी सेंट्रल जेडीए भोपाल में हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उनके लिए समर्थन दिखा सके। सरकार का ये रवैया रहा है हमारी तरफ कि वो हमेशा हमारी डिमांड्स को नहीं सुनते आ रहे हैं और उसको नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हम अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम मरीज नहीं देखेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे, हम सब करना चाहते हैं और हमें ये दिखाना है। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, अस्पताल में हैं और ये बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि हम जब भी वो हमारी बातों को मान लेगी हम अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर लेंगे। हमारी जो 6 सूत्री मांगे थी, जो पिछली मीटिंग में वो मान लिए थे, हम उनसे उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम उनसे फिर से वही मांगों को मान रहे हैं कि आप उनको हमें दे दीजिए। वो उनकी बोली हुई, उनकी बताई हुई मांगे हैं। ये हमने अलग से अपने तरफ से कुछ नहीं रखा है। इसमें 2 बार इस बात को लेकर के बहस हो चुकी है सरकार के साथ। 2 बार स्ट्राइक करने का हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया और नहीं करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी बातें मान ली थी। हम उनसे उन्हीं मानी हुई बातों का एक ऑफिशियल ऑर्डर चाहते हैं कि आप निकाल दीजिए और हम अपनी ड्यूटीज को तुरंत रिज्यूम कर लेंगे। जो भी हमारे बैचेस हैं 2018, 19, 20 सभी की अलग तरीके की परेशानियां हैं और उन सभी मांगों को उनके सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। उन मांगों की तरफ वो विशेषकर रूप से ध्यान दें और मांगे ऐसी भी नहीं है जो कि कुछ अलग है या कहीं किसी और स्टेट में नहीं हो रही है। सभी मांगे ऐसी हैं जो कि बाकी स्टेट्स अपने आप बिना किसी विरोध प्रदर्शन के देते आ रहे हैं। हम सिर्फ इन्हीं मांगों को जो हमारा अधिकार है सरकार से मांग रहे हैं और ये आशा करते हैं कि सरकार उसे मान ले ताकि हम भी अपने मरीजों को देखने के लिए तुरंत से तुरंत अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर सकें।
जूनियर डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे गए हुए हैं। कोविड भी चल रहा है, तो संजय गांधी में ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है, तो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? जूनियर डॉक्टरों की मुख्य उनकी जो मांग थी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए, उस पर शासन अपने लेवल पर कार्रवाई कर रही है कि, और आज हमारे यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ 191 हमारे पीजी स्टूडेंट हैं। और लेकिन हमारे जो कोविड में जो पदस्थ डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी दी है। केवल जो नॉन कोविड एरिया हैगा उसमें अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहे, जो कि हमने शासन को इन्फॉर्म कर दिया हैगा। और हमने जो अभी नॉन कोविड में और कोविड में जो व्यवस्था की है, उसमें हमारे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हमारे इंटर्न और हमारी फैकल्टी, इस तरह से हम लोगों ने सभी जगह पर इन डॉक्टरों के द्वारा सर्विस दी जा रही है कि, और ये अभी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये कब तक हड़ताल पर रहेंगे। और इसलिए हम लोगों ने एक रोस्टर बना दिया है, जिसके अंतर्गत में हमारे सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेसिडेंट्स और अन्य डॉक्टर जो हमारे बहुत जूनियर हैं, उन लोगों की भी पदस्थापना की है हम लोगों ने। मतलब व्यवस्थाएँ की गई है। होमगार्ड कर्मचारियों में असंतोष, 2 महीने घर बैठने का जारी हुआ फरमान। होमगार्ड कार्यालय में आज बीते काफी समय से कार्य कर रहे होमगार्ड के कर्मचारियों को 2 महीने का ब्रेक दिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उनका कहना है कि होमगार्ड कर्मचारियों से रातों दिन कार्य कराया जाता है, लेकिन उन्हें ना तो 12 महीने कार्य पर रखा जाता है और ना ही कार्य अनुसार उन्हें वेतन दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी से लेकर दिन रात चौराहों पर ड्यूटी लेने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जो पुलिस कर्मियों को मिलता है। हम आपको बता दें कि होमगार्ड कर्मचारियों का कहना है कि इन 2 महीने में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, जबकि नरोत्तम मिश्रा सहित सीएम के द्वारा ये बयान दिया गया था कि जल्द ही होमगार्ड के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और उन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गया है। इस बात को लेकर आज होमगार्ड कर्मचारियों ने कमिश्नर को अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है इस संबंध में होमगार्ड कर्मियों से प्राप्त जानकारी के अंश। बंद था हम लोगों का रोटेशन, ये पुनः शुरू हो गया है। ये 2020 में फिर हम लोगों को किट जमा करा रहे हैं। 2011 से 10 साल ये बंद था। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि 12 महीने हम लोगों को पुलिस के समान वेतन मिलेगा और साल भर नौकरी मिलेगी। अब हम लोगों को संकट गहरा आया है। अब हम लोग आपदा, बाढ़, आगनी सब में काम करते थे। अभी कोरोना में भी काम कर रहे थे। अब खुदे आपदा में 2 महीने के लिए हो रहे हैं। घर परिवार सब आपदा में हो जाएगा। कैसे भरण पोषण चलेगा बच्चों का? सब प्रकार की मांगे रहती हैं घर परिवार में। अब कैसे क्या होगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कहें? क्या मांगे यहाँ की, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं भरण पोषण सबकी आएंगी। अब ये 2 महीने के दौरान अब कैसे भरण पोषण चलेगा? एक आम आदमी को मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, हम लोगों को 2 महीने के लिए निकाला जा रहा है। अब कैसे क्या होगा, क्या करें? मांगे क्या है आपकी? मांगे हैं कि हम लोगों को रेगुलर वेतन दी जाए, जैसा कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काला अपना किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैसा होते हुए वापस बजट हम लोगों का आया था, पता चल रहा है कि बजट भी वापस कर दिया गया है। हम लोगों को देखा नहीं, पता चल रहा है। हाँ, अरे उनको बोलने दीजिए ना। बजट भी वापस कर दिया गया है। अभी बजट सिलेंडर हुआ था, बीच में आया था पेपरों में, और इधर बजट की कमी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी आप लोग नगर सैनिकों के साथ इसी तरह? हाँ, ऐसे सभी सैनिकों के सब बारी बारी से 60, 70, 80 करके हर 2 महीने में जमा हो रही है। ये फिर से कितना कर्मचारी? रीवा जिले में 380, मतलब 400 समथिंग है लगता है। ये 64 लोगों को फिर बैठाया जा रहा है। आप लोग हड़ताल में हैं? नहीं, अब बैठा ही देंगे 2 महीना, तो वही रहेंगे। अब बैठेंगे, अब क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार तिवारी। बोलेरो में बैठे युवक पर बदमाशों ने चलाई गोली, हाथ और जांघ में लगे छर्रे। पीड़ित ने छोटे भाई के सालों पर लगाया गोली चलाने का आरोप। हम आपको बता दें कि चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मढ़ी के उमेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि जब वो अपनी बोलेरो कार में बैठे थे
और अपने साथी से बात कर रहा था तो 3 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। घायल उमेश मिश्रा को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया गया। गोली चालन की घटना की जानकारी होते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज कर लिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं से इस दौरान जब घटना के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित के बताए अनुसार घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को वहां गोली चलने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। वहीं उसकी पत्नी एवं अड़ोस पड़ोस के लोगों ने गोली चालन की घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की, जिसके बाद से पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि घायल युवक के छोटे भाई का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है, जिस पर दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं एसपी राकेश कुमार सिंह ने घटना को प्रथम दृष्टया संदेहास्पद बताया है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। घटनाक्रम में जो पहले जो सूचना आई, सूचना के बाद जब मौके पे थाना प्रभारी पहुंचे तो घटना स्थल अपने घर के बाहर का बताया। तो जिस व्यक्ति ने अपने घर का बाहर अपने साथ घटना घटित होना बता रहा है, स्वयं उसकी पत्नी को ही नहीं पता था कि वहाँ घटना घटित हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही बात असत्य लगी। फिर आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की। फिर पता चला जिन लोगों को आरोपी बना रहा है उनकी बहन जो है उस घर में ब्याही थी और उसकी तरफ से इन लोगों के ऊपर 498 का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज था। तो संभवतः ये घटनाक्रम का जो स्वरूप था, जो तरीका था, वो उसी समय संदेहास्पद लगा था और बाद में ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि टोटली झूठी घटना है। इस संदर्भ में इस विषय के ऊपर हमारी जांच चल रही है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को उसने आरोपी बनाया वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे मौजूद थे। कोई गोली चलाकर कहीं मौजूद नहीं रहता है, भाग जाता है। कम से कम इतनी बड़ी घटना करने के बाद आदमी रुकेगा क्यों? और अगर ऐसी भी दुश्मनी होती तो पैर में गोली मारने का कोई औचित्य नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो अपने को घटना के स्वरूप को संदेहास्पद बना रही थी, इसलिए इस बिंदु पे जांच हो रही है। जिनको उसने आरोपी बनाया प्रथम दृष्टया वो बिल्कुल आरोपी नहीं है। यदि घटना घटित भी हुई है तो आरोपी कोई और है। इसी बिंदु पर मोदी के 7 वर्ष सेवा, समर्पण एवं वरदान के रूप में रहा, कहा राजेंद्र शुक्ल ने। आपको बता दें कि विगत दिवस भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जिस तरह से सेवा कार्य किए हैं, यही भाजपा की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जन सेवा को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष सेवा, समर्पण और ऐतिहासिक निर्णय को समर्पित हैं। मोदी के 7 वर्ष संपन्नशाली और शक्तिशाली भारत बनाने का काम अपने हाथों में उन्होंने लिया था। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड क्रमांक 9 में गरीब जनों की लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट बोदाबाग के संचालक संजय गुप्ता के आवास पर खाद्यान्न का वितरण किया। वहीं पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के लोकप्रिय जिला सह संयोजक संजय गुप्ता के नेतृत्व में आज उनके निज निवास लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट बोदाबाग रीवा में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व एवं वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी के गरिमामय उपस्थित में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के सादगी भरे उद्बोधन में सर्वप्रथम उन्होंने सभी पत्रकार भाइयों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि को गागर के सागर के रूप में सबके सामने रखी। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ल ने किया एवं आभार भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक संजय गुप्ता ने किया। श्री गुप्ता ने अपने उद्बोधन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए सभी पत्रकारिता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर अयूब खान, राधा बसोर, संजीव बंसल, अनिल बसोर, बुधसेन बसोर और प्रमिला सोंधिया सहित कई जरूरतमंदों को खाद्यान्न का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कमलेश सचदेवा, भाजपा संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला, पूर्व पार्षद सतीश सिंह, शिवम द्विवेदी, आनंद गुप्ता, राकेश गुप्ता, रामजी गुप्ता, सुनील गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। वो जिसने
जितने सशक्त और मजबूत होंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र वरदान बन के लोगों के जीवन में कर सकता है। तो हमको लोकतंत्र को वरदान बनाना है और इसके लिए पत्रकारों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है ये सभी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आज मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हो रहा है और हम सब जितने सांसद और विधायक हैं सभी को 2-2 गाँवों में जाके सेवा का काम करना है। सेवा ही संगठन अभियान चल ही रहा है क्योंकि कोविड की महामारी के में कार्यकर्ताओं के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। यदि कोई बीमार है तो अस्पताल पहुंच जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर मिल जाए। और इसलिए पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आज मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हो रहा है और हम सब जितने सांसद और विधायक हैं सभी को 2-2 गाँवों में जाके सेवा का काम करना है। सेवा ही संगठन अभियान चल ही रहा है क्योंकि कोविड की महामारी के में कार्यकर्ताओं के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। यदि कोई बीमार है तो अस्पताल पहुंच जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर मिल जाए। और वैक्सीन के लिए जन जागरण अभियान, वैक्सीन जिस तेज़ी के साथ आ रहा है उससे कई गुना तेज़ी के आने वाले दिनों में आएगा। जैसे ऑक्सीजन की किल्लत थी आज समाप्त हो गई, उसी प्रकार से वैक्सीन की भी जो किल्लत है वो भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। तब तक लोग मास्क के बिना ना निकलें, घर से कम निकलें, सैनिटाइज़र से अपने को धोते रहें, काढ़ा पीते रहें। इसके लिए जन जागरण भी कोई सेवा से कम नहीं है। तो इसलिए ये सारे काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत कर रहे हैं। उसके बाद गद्दी रोड के लक्ष्मणपुर में और वहाँ पर गरीब बस्ती में उनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने 2 महीने का मुफ्त में अनाज और शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 महीने का मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की है उन लोगों के लिए जो डेली कमाने और खाने वाले परिवार हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग और जैसा अभी योगेंद्र जी ने कहा कि मोदी जी ने 7 वर्षों में जो गरीब को राहत पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो। 2022 तक ये तय किया था कि कोई भी गांव का कोई भी घर कच्चा ना बचने पाए, सबको पक्का कर देंगे। उसके लिए 1.5 लाख रुपए उन लोगों को दिया और एक एक गांव में 200, 400, 500 योजनाएं प्रतिवर्ष स्वीकृत की गई। यदि बड़ा गांव है तो 300, 400, 500। हम लोगों को याद है कि पहले इंदिरा आवास योजना में मात्र पूरे जिले भर के लिए 50 मकानों का कोटा आता था और अब हर गांव में 100 से 150, 200 मकान हर वर्ष स्वीकृत किए जा रहे हैं क्योंकि उस काम को तेज से करना पड़ेगा। शौचालय, लोग बाहर शौच के लिए ना जाएं। लकड़ी बिन बिन के भोजन बनाने वाले जो परिवार हैं उनको गैस चूल्हा उसी प्रकार से दे दिया जाए जैसे शहरों में माताएं बहनें भोजन बनाती है, वैसे सुदूर गांव में आदिवासी परिवार की महिला भी गैस से भोजन बनाए। ये सोचा तो मोदी जी ने सोचा है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।